वेलकम टू जीके क्लासेस। सो आज जो है हम पॉलिटी का जो है नेक्स्ट एपिसोड डिस्कस करेंगे और इससे पहले मैंने 2 क्लास ली हुई है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वो क्लास ज़रूर देखिए, बिकॉज वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बहुत सारे जो आर्टिकल जो आप लोगों को याद करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में पढ़ाई है। उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है या फिर मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वो दोनों क्लासेस पॉलिटी के जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज मैं हर दिन की क्लास की जो PDF होती है वो अपने टेलीग्राम चैनल में ही देती हूँ एंड क्लासेस के अपडेट भी वहीं पर करती हूँ। तो उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आप ये क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछता है। कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई भी चीज़ की भारत के पहले गवर्नर या फिर भारत के पहले वायसराय, बंगाल के पहले गवर्नर, ये जो पहली वाले क्वेश्चन होते हैं वो जो है आपको स्टैटिक में जरूर देखने को मिला होगा। जैसे कि ये जो बंगाल का पहला गवर्नर, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है, वो क्लाइव थे। भारत के जो पहले वायसराय वो कैनिंग थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। पूरी जो जीके वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाकर सारे क्लासेस जरूर देखिएगा, आपको उसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। तो देखिए, जो इसमें भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट। तो आप सबको पता है कि कौन थी, तो वो थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है 124 से 147, 147 तक जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय की प्रथम, याद रखिएगा, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो है फातिमा बीबी। आप इसे इंग्लिश में भी याद रखिएगा, बहुत से लोगों को हिंदी में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि उच्चतम न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, बट नहीं, उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। इसे इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो वो है फातिमा बीबी। अब देखिए, मैं जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको ऑप्शन जो है वो भी सारे याद कराती हूँ। तो जो लीला सेठ है ये किसकी है? ये है उच्च न्यायालय। ये देखिए, ये हिंदी में इसको लिखते हैं उच्च न्यायालय, जिसे क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। तो आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हाई कोर्ट। तो ये क्या थी? उच्च न्यायालय की पहली, फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ये याद रखिएगा, ये क्या थी? मुख्य न्यायाधीश। तो जैसे कि मान लीजिए फातिमा बीबी तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला, मुख्य तो कोई नहीं, आपको पता ही है कि ये क्या थी? पहली महिला थी न्यायाधीश। एंड लीला सेठ जो है उच्च न्यायालय, जिसे क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट, वहां की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ये मुख्य याद रखिएगा, ये नहीं कि पहली महिला न्यायाधीश, नहीं, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। वो कौन थी? लीला सेठ। एंड अन्ना चांडी, इनका देखिए, अन्ना चांडी जो है ये क्या थी? ये उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आपको पता ही है, हाई कोर्ट। ये उच्च न्यायालय की पहली, फर्स्ट महिला न्यायाधीश। देखिए, दोनों चीज़ों में माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप एक भी आपको अगर याद नहीं हुआ तो आप गलत कर सकते हैं। ये क्या थी? न्यायाधीश। जैसे कि मैंने आपको लीला सेठ के बारे में बताया कि ये उच्चतम जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहां की पहली महिला मुख्य, ये मुख्य न्यायाधीश थी। बट ये अन्ना चांडी जो है ये उच्च न्यायालय की पहली महिला, केवल पहली महिला न्यायाधीश हैं। तो आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आप हमेशा याद रखेंगे कि लीला सेठ जो है वो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है एंड अन्ना चांडी जो है ये उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं। और फातिमा बीबी आपको पता ही है, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। तो बहुत बारीक सा डिफरेंस है, बट आपको याद रखना है। नहीं तो अगर क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पर हाई कोर्ट का पूछेगा और ये दोनों ऑप्शन दे दिया तो आप ये सोचेंगे कि लीला सेठ और अन्ना चांडी में से कौन मुख्य न्यायाधीश है। तो लीला सेठ हमेशा याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश एंड अन्ना चांडी जो है सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीश। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है फातिमा बीबी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अब देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत में किस राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल, किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जब हमारा जो स्वतंत्र भारत है वहाँ की पहली महिला राज्यपाल पूछ रहा है, वो कौन थी? तो ये आप सबको पता है वो कौन थी, सरोजनी नायडू। और कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और आपको पता है इनका जो जन्मदिन है वो कब आता है? 13 फरवरी। और 13 फरवरी को ही इनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। ये तो सभी को पता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो वो है 13 फरवरी। सरोजनी नायडू जी का जो जन्मदिन है 13 फरवरी को, उसी दिन जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। एंड ये स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहली महिला राज्यपाल थी वो भी सरोजनी नायडू ही थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी। अब देखिए, अब जब सरोजनी नायडू जी का नाम आएगा तो एक क्वेश्चन तो बनता ही है कि कांग्रेस का किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू जी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला थी कांग्रेस की, बस भारतीय महिला। अगर आप सबको पता है कि कांग्रेस की पहली महिला का जो है वो कौन थी जिन्होंने अध्यक्षता की, तो वो थी एनी बेसेंट। बट अगर सरोजनी नायडू है तो इनका आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन है, 1925 का जो कानपुर का अधिवेशन है वो किसके द्वारा किया गया था? सरोजनी नायडू जी के द्वारा। और ये पहली भारतीय महिला थी। तो आप सबको याद रखना है 1925 कानपुर अधिवेशन। तो ये था सरोजनी नायडू जी से रिलेटेड। एंड जो ये सुचेता कृपलानी है ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, ये आप सबको पता है। और ये कहाँ की? तो ये भी उत्तर प्रदेश की। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 3 इज, किसके पास जो है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? सत्रावसान और एक बताऊंगी आपको, सत्र आहूत। देखिए जब सत्र जो है स्टार्ट होता है, सत्र स्टार्ट होगा, ये दोनों याद रखिएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सत्र आहूत। सत्र आहूत का मतलब होता है सत्र स्टार्ट करने की प्रक्रिया। और सत्र समाप्त को क्या बोलते हैं? जो सत्र समाप्त है इसे क्या बोलते हैं? सत्र समाप्त को बोलते हैं सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब होता है कि जो सत्र है वो समाप्त हो गया। तो सत्र स्टार्ट करने को सत्र आहूत और सत्र समाप्त को बोलते हैं सत्रावसान। अब ये अगर ये जो प्रक्रिया है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ, ये जो प्रक्रिया है अगर ये केंद्र में होगी, सेंटर में होगी, तो इन दोनों की जो शक्ति है अगर केंद्र स्तर पर होगी तो वो किसके पास होगी? इसकी शक्ति वो होगी राष्ट्रपति के पास। बस इसमें माइनर सा डिफरेंस है, आपको यही याद रखना है कि अगर इन दोनों की जो शक्ति है वो केंद्र स्तर पर होगी तब ये जो है सत्रावसान या सत्र आहूत, ये दोनों शक्तियां किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास। बट अगर ये जो है राज्य स्तर पर होगी, अगर ये राज्य स्तर पर होगी तब ये किसके पास होगी? राज्यपाल। बस यही याद रखना है, अगर केंद्र स्तर पर होगी तो राष्ट्रपति करेंगे एंड राज्य स्तर पे होगी तो राज्यपाल करेंगे। तो ये सारी बातें आप आई होप आपको समझ में आई होगी। तो देखिए इसमें किस पे पूछ रहा है, किसके पास विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो आपको पता है विधानसभा का जो चुनाव होता है वो किसके अंदर होता है? राज्य में होता है। तो अगर राज्य की बात आएगी तो किसके पास होगा? ये वो होगा राज्यपाल। और अगर केंद्र के पास होगा तो वो किसके पास होगा? राष्ट्रपति। तो सत्रावसान, सत्र आहूत, ये दोनों करने की शक्ति किसके पास होगी? राज्यपाल। और सेंटर में किसके पास होगी? राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये वाला मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है कि वर्तमान में किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके पास द्विसदनी विधानमंडल हैं? अगर आपको ये है वाला क्वेश्चन पता होगा तो आप नहीं वाला आराम से कर सकते हैं। तो केवल 6 राज्यों के पास है जो द्विसदनी विधानमंडल है, वो केवल 6 राज्यों के पास है। और इसे मैंने याद कराया था आपको, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। ये मैंने पहले भी आपको ये ट्रिक बताई हुई है। तो देखिए टी से क्या हो गया? तेलंगाना, तेलंगाना हो गया। यू से हो गया उत्तर प्रदेश। BHI से हो गया बिहार, बिहार हो गया। M से हो गया, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ, इससे क्या होगा? महाराष्ट्र। पहले वाली क्लासेस आप जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और J से हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये अब नहीं है क्योंकि आपको पता है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक इसका ये जो है हट जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में नहीं है। A से हो गया आंध्र प्रदेश एंड KAR से हो गया कर्नाटक। तो देखिए टोटल कितने राज्य हैं? 1 2 3
4, 5, 6, केवल 6 राज्यों में जो है द्विसदनी विधानमंडल है। तेलंगाना में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है एंड कर्नाटक में है। जे जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो बस 6 राज्यों में है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है एंड बिहार में है। मैंने यहाँ पर तेलंगाना तमिलनाडु दोनों लिया था, बिकॉज इसमें अगर ये ऑप्शन में दे देता है तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना में जो है विधानसभा का जो द्विसदनी विधानमंडल है। और आपको पता है कि सबसे अधिक जो विधानसभा की सीट है वो किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास। चाहे वो विधानसभा की हो, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी मामलों में जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीट है। और विधानसभा का भी हाल ही में आपको पता है ये चुनाव भी हुआ है। कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? तो वो है 403 विधानसभा की। तो ये भी आप याद रखिएगा, बिकॉज अभी चुनाव हुए हैं तो इनकी सीट से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो तेलंगाना में है, तमिलनाडु में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्न में से असुमेलित है। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से जिसका मिलान है वो सही नहीं है, मतलब आपको गलत वाला बताना है। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो अनुसूची 11 में है, ये आपको पता है। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये भी बता रही हूँ, पंचायती राज। ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। विषय कितने हैं इसमें? तो इसके विषय हैं 29, 29 विषय हैं। और ये कब का है ये? तो ये जो है 1992 का है। आपको पता है कि ये 1992 का है, बट लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल। जो पंचायती राज है ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो 73वां संविधान संशोधन जो कि अनुसूची 11 में है, पंचायती राज से संबंधित है। इसके विषय याद रखिएगा। आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं। इसके विषय को याद रखने का मैं ट्रिक बता रही हूँ। 9 + 2 कितना होता है? 9 + 2 11। और ये किस अनुसूची में आता है? अनुसूची 11। तो देखिए आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज जो है वो 73वां संविधान संशोधन है, अनुसूची 11 है। और इसका विषय वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा है? जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, टेट का, सारे शिफ्ट में पूछा हुआ था कि विषय कितने हैं पंचायती राज के। तो 2 + 9 11 एंड अनुसूची 11। तो इन दोनों से आपको कभी भूलेगा नहीं। तो अनुसूची 11 है। ये 1992 का अधिनियम है। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए जो है 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये वाला आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा 86वां संविधान संशोधन जो कि आपको पता है 2002। ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। ये भी सही है। 100वां संविधान संशोधन, इसमें दिया है मंत्री परिषद का आकार। ये गलत है, क्योंकि जो 100वां संविधान संशोधन है ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये 3 बीघा कॉरिडोर, जो 3 बीघा गलियारा है उससे संबंधित है। और ये किसको दिया गया था? जो 3 बीघा गलियारा है ये बांग्लादेश को, ये बांग्लादेश को। तो 100वां संविधान संशोधन में क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा गलियारा, जो कि बांग्लादेश को दिया गया। तो इसीलिए जो ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मंत्री परिषद का आकार, ये 100वां में नहीं है। ये कौन से वाले में है? तो ये है 91, 91 जो संविधान संशोधन है उसमें क्या लिखा है? उसमें यह बताया गया है कि जो मंत्री परिषद है उनका आकार कितना होगा। तो ये है कौन सा संविधान संशोधन? 91। तो ये भी याद रखिएगा। एंड 104वां संविधान संशोधन, ये एकदम सही है। इसमें जो है SC ST के जो सीट का आरक्षण है उससे संबंधित है। और आपको पता है कि ये कितना 10 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये था। अब देखिए यहाँ पर 100वां दिया है, तो आपको पता है कि जो 101वां है वो भी बता रही हूँ। ये किससे संबंधित है? GST से संबंधित है। 102वां जो है वो OBC से संबंधित है। 103 जो है वो किससे संबंधित है? EWS से। एंड 104 जो है वो SC एंड ST से। तो देखिए मैंने आपको ये सारे भी बता दिए। तो देखिए 101 GST से, 102 OBC से, 103 EWS से एंड 104 जो है वो SC एंड ST से। तो 73 वाला आपको पता है पंचायती राज से, 86वां शिक्षा से, 100वां जो है 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को दिया गया, 104वां SC ST से, मंत्री परिषद जो है वो 91 है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें गलत वाला पूछा है तो ये गलत है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें ये पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले पंचायती राज जो है किस संविधान संशोधन? अभी मैंने आपको बताया 73वां संविधान संशोधन। इसका वो क्या है? 73वां संविधान संशोधन। एंड इसमें देखिए ये अनुसूची 11 है और पंचायती राज उससे संबंधित है। विषय कितने हैं? मैंने आपको याद कराया था 9 + 2। इसके विषय कितने हैं? 11 हैं।
और ये 1992 का है और लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993। इसीलिए जो है पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। तो ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि समिति कौन सी थी, तो ये थी त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति, जो कि किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता। तो ये भी याद रखिएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पंचायती राज को पहली बार जो है 2 अक्टूबर 1959, ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि ये डेट पूछता है कि पहली बार इसको किस जिले में कब पेश किया गया। तो 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया? तो वो है नागौर। इसका राइट आंसर होगा नागौर, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो आपको याद रखना है कि जो ये पंचायती राज है उसको पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के, जो कि राजस्थान में है, उसमें इसे पेश किया गया। और आपको पता ही है कि पंचायती राज मैंने अभी बताया कि कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। तो ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए इसमें जो एक डेट लिखे हैं, मैंने आपको 24 अप्रैल वाला बताया। देखिए जो 25 जनवरी है, 25 जनवरी 1950, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ। इसीलिए जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस, ये पूछता है कि मतदाता दिवस जो है कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी याद रखिएगा। एंड 26 नवंबर आपको पता ही है कि 26 नवंबर को एक तो संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस, एंड दूसरा एक और दिवस पड़ता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस एंड संविधान दिवस, ये दोनों कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ये भी याद रखिएगा। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, ये कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाते हैं। तो ये भी मैंने सोचा आपको बता दूं, डेट आए हैं तो इससे रिलेटेड। एंड इसका तो आपको पता ही चल गया, इसका होगा नागौर। 2 अक्टूबर को 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहली बार जो है पंचायती राज को पेश किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपको कभी किसी एग्जाम में ना देखने को मिले ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके में भी जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपने देखा होगा कि पंचायती राज का जो संविधान संशोधन हो गया, अनुसूची, विषय, समिति सब पूछता है एंड इसका दिवस भी पूछता है। तो किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है, आपको वो समिति बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया बलवंत राय मेहता समिति। एंड पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन, विषय कितने हैं? 29 है, अनुसूची 11 है, 1992 का अधिनियम है, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो किस समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर इसका जो है गठन किया गया था। अब देखिए इसमें जो द्विस्तरीय प्रणाली है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो अशोक मेहता, इनसे संबंधित कौन सी है? द्विस्तरीय जो प्रणाली है वो किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय में कौन कौन से? एक तो होगा ग्राम स्तर पर और दूसरा जो है जिला स्तर पर, ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गए द्विस्तरीय जो है प्रणाली, वो अशोक मेहता से संबंधित है। एंड स्वर्ण सिंह समिति, ये आपको पता ही है, फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति। और दिनेश गोस्वामी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ये किससे संबंधित है? तो ये है चुनाव सुधार से। चुनाव सुधार से कौन संबंधित है? दिनेश गोस्वामी। और बलवंत राय मेहता समिति का आपको पता ही है कि ये किससे संबंधित है? त्रिस्तरीय पंचायती। त्रिस्तरीय में कौन कौन से? तो देखिए एक तो ग्राम होगा और ब्लॉक होगा, ग्राम होगा, ब्लॉक होगा, एंड आपको पता ही है जिला स्तर। और इसी ब्लॉक में जो है पंचायत समिति जो होती है, किस में होती है? ब्लॉक में ही होती है पंचायत समिति। आपको पता ही है कि पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनको प्रधान बोलते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति के कितने स्तर हैं? 3 है, ग्राम, ब्लॉक, जिला। और ब्लॉक में ही आता है पंचायत समिति। ये क्वेश्चन पूछता है कि पंचायत समिति कौन से स्तर में है, तो वो है ब्लॉक स्तर में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय प्रणाली, स्वर्ण सिंह समिति फंडामेंटल ड्यूटीज, दिनेश गोस्वामी चुनाव सुधार, पंचायत बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। तो
तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा, इसमें त्रिस्तरी पूछा है तो वो आपको पता है, बलवंत राय मेहता। अब क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? आपको पता है कि सबसे पहला जो है, कल ही मैंने आपको पढ़ा है कि पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में किया गया था, और ये अनुसूची 9 है, और ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से। तो ये आप सबको पता है। तो इसमें पूछा है कि संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था, इन चारों में से किसका सबसे पहले किया गया था? तो वो है प्रथम संविधान संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और किससे संबंधित है? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368, आपको बताना है कि 368 का संबंध जो है किससे है? तो 368 का जो संबंध है वो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, और ये हमने किस देश से लिया है? तो ये लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका। ये आपको पता ही है, ये हमने किससे लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका से इसको लिया है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन ये किस में है? तो ये है 280 में है, आपको पता है 280 में है। आपातकालीन उपबंध से कौन सा है? तो 352। जो 352 है ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात, जो राष्ट्रीय आपात है उससे संबंधित है 352। और जो 356 है ये किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन से 356 है। और 360 जो है वित्तीय आपात, और आपको पता है कि ये अभी हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपात, एक बार भी नहीं। अगर पूछे कि कितनी बार लगा है तो याद रखना है कि वित्तीय आपात जो है एक बार भी नहीं लगा है। तो देखिए सबसे पहले आपातकालीन में 352 ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से। 356 राष्ट्रपति शासन से, एंड 360 जो है वो वित्तीय आपात से। तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग, इसका कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है 324। तो देखिए चारों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं एक एक आपको बता रही हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो वो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वित्त आयोग का गठन का अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है 280। संविधान संशोधन का 368 है। आपातकालीन में 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, एंड 360 जो है वो वित्तीय आपात, जो कि एक बार भी नहीं लगा है। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद कौन सा है? 324। तो ये था। इसमें ये जो चारों ऑप्शन मैंने लिया है ये जानबूझ के लिया है, बिकॉज ये सारे जो हैं कोई ना कोई ऑप्शन आप देखेंगे कि आप अगर ये चारों ऑप्शन पता होगा आपको, तो आपको एलिमिनेशन में भी आसानी मिलेगी, और आप एलिमिनेट करके भी सही आंसर जो है निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर भी मैंने उठाया हुआ है, सो दैट आपको जो है आसानी हो क्वेश्चन के फॉर्म को समझने में, कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पॉलिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है। अगर आपको सच में लगता होगा कि हाँ मैं मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए एक अच्छा सा कंटेंट लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें डेली हर दिन कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें सिखाती रहूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए एंड सिखाते रहिए। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।